गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कांग्रेस की प्रभुत्व की क्या प्रकृति रही। क्या लोकतंत्र को हाशिए पे रखकर कांग्रेस की प्रभुत्व कायम रही या लोकतांत्रिक रूप से ही भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। अगर हम देखें तो विश्व के अनेक देशों में हमें मिलेगा कि विश्व के अनेक देशों में भी हमें काफ़ी समय तक एक पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिलता है। अगर विश्व के अन्य देशों पर नज़र डाली जाए तो हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के अनेक उदाहरण मिलेंगे। बहरहाल अन्य देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व और भारत के एक पार्टी के प्रभुत्व के मध्य एक बहुत बड़ा अंतर है। अन्य देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ, यानी कि कई जगह पर लोकतंत्र की व्यवस्था को हाशिए पर रखकर एक पार्टी का डोमिनेंस रहा और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। कुछ देश जैसे चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में केवल एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई। जैसे कि हम जानते हैं चीन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ एक ही पार्टी रहेगी। क्यूबा में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वहाँ पे एक ही पार्टी रहेगी। और सीरिया में भी केवल इन देशों के चीन, क्यूबा और सीरिया में जो संविधान है वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। वहाँ पर एक ही पार्टी को शासन चलाने की अनुमति दी गई है। तो संविधान ही जब इस तरह का बना है, वहाँ पर एक ही पार्टी शासन कर सकती है, तो एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहेगा, वहाँ दूसरी पार्टी की कोई बात ही नहीं हो सकती है। कुछ और देशों में जैसे म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक ही पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ। म्यांमार में हमारा पड़ोसी दोस्त म्यांमार में सैनिक प्रभुत्व की वजह से, सैनिक शासन की वजह से एक ही पार्टी रही। बेलारूस, इरिट्रिया में एक ही पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ। अब से कुछ वर्ष पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक ही पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में बरकरार एक ही पार्टी का उदाहरण से भिन्न है। यहाँ एक पार्टी का लोकतांत्रिक स्थितियों में काम भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ है। अनेक पार्टियों और निष्पक्ष चुनाव के वातावरण में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की और फिर भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। भारत में लोकतांत्रिक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए। सभी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में खड़े होने का पूरा अवसर दिया गया और लोकतांत्रिक रूप से कांग्रेस बार बार चुनी जाती रही। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के पश्चात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा रहा। दक्षिण अफ्रीका में हम जानते रंगभेद थी, वहाँ रहने वाले जो ब्लैक्स थे उनके साथ बहुत अधिक भेदभाव किया जाता था। पर ये जब रंगभेद समाप्त हुआ, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हुआ, उसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का बहुत लंबे समय तक वहाँ दबदबा कायम रहा। भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता ही है। कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में मिलती है। आप जानते हैं कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी और तब जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 72 इसके मेंबर्स थे और बाद में इसके मेंबर्स बढ़ते ही चले गए और भारत के स्वाधीनता संग्राम को लीड किया था इस पॉलिटिकल पार्टी ने। लोगों ने कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन जो देश की आज़ादी की पूरी विरासत इस पार्टी को चली गई, पूरी क्रेडिट इस पार्टी को चला गया। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर चुनाव में खड़े हुए थे। वह लोग जो आज़ादी का आंदोलन में बिल्कुल प्रसिद्ध हुए, इस आंदोलन में सबसे फ्रंट पे खड़े होकर जो लड़ते रहे, वो अब इस कांग्रेस पार्टी के नेता थे और चुनाव लड़ रहे थे, तो लोग उन्हें पसंद करेंगे ही। कांग्रेस पूर्व से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। अन्य पार्टी अभी अपनी रणनीति बना ही रही होती थी। कांग्रेस अपना अभियान प्रारंभ कर देती। जैसे हमने देखा कुछ पॉलिटिकल पार्टी तो जैसे भारतीय जनसंघ है 1951 में बनी है, और अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी थी तो उनकी जनाधार इतना ज़्यादा नहीं था जितना कांग्रेस का था। वास्तव में कई पार्टियों का गठन आज़ादी के आसपास अथवा उसके बाद में हुआ। कांग्रेस को इकलौता होने का बहुत लाभ मिला, एक इकलौती बड़ी पार्टी होने का लाभ मिला। आज़ादी के समय ये पार्टी देश के चारों ओर फैल चुकी थी। इस बात को दिए गए मानचित्र में देखा जा चुका है। हमने देखा कि मानचित्र में और ग्राफ के जरिए हमने देखा किस तरह से पूरे भारत में
कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। फिर इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका था, गांव तक एकदम स्थानीय स्तर तक इसका नेटवर्क था, गांव तक इसके कार्यकर्ता काम करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, कांग्रेस हाल फिलहाल तक आज़ादी के आंदोलन की अगुआ रही थी और इसकी प्रकृति सबको समेटकर मेल जोल के साथ चलने की थी। तो कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन के अगुआ होने की और सबको एक साथ लेकर चलने की इसकी जो प्रकृति थी, उसी की वजह से इस पार्टी का दबदबा काफ़ी लंबे समय तक कायम रहा। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, सामाजिक गठबंधन समाज के सभी तबकों को साथ लेके चल रही थी और विचारधारात्मक गठबंधन लगभग बहुत से विचारधारा के लोग कांग्रेस के अंदर ही थे। वह लोग जो थोड़ा डिफरेंट समाजवाद की तरफ भी थे वो भी कांग्रेस के अंदर थे, वह लोग जो कम्युनिज्म का विचारधारा रखते थे वो भी इसी के अंदर थे। तो एक विचारधारात्मक गठबंधन भी था। आप पहले पढ़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय ये नवशिक्षित, कामकाजी तथा व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर थी। लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। जब 1885 में इसकी स्थापना हुई थी तब इसके में 72 मेंबर्स थे और वो पढ़े लिखे, कामकाजी और व्यापारी वर्ग और उच्च वर्ग के लोग, जो अंग्रेजी पढ़ने बोलने वाले उच्च वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। पर धीरे धीरे इसका जनाधार बढ़ता चला गया और इसमें लगभग सभी तबके और समूह के लोग इसके मेंबर बनते चले गए। इस कारण कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। प्रारंभ में कांग्रेस में अंग्रेजिंदा, यानी कि जो अंग्रेजी बोलने वाले, पढ़ने वाले, अगड़ी जाति के, उच्च जाति के, ऊंचले मध्य वर्ग के, अगर मिडिल क्लास से तो हायर मिडिल क्लास के, और शहरी अभिजन का बोलबाला था, जो शहर में रहने वाले शहरी लोगों का बोलबाला था। लेकिन कांग्रेस द्वारा जब भी सभी ने अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाया गया, आप जानते हैं कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन और सभी ने अवज्ञा आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जैसे आंदोलन चलाए थे। इन आंदोलन जब चलाए थे तो इन आंदोलन के वक्त इन्हें सबके जनाधार यानी कि सभी के सहयोग की ज़रूरत आवश्यकता थी। तो ऐसे समय में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट चलाए जा रहे थे तो कांग्रेस का जो जनाधार में वृद्धि हो गई। वृद्धि करनी भी थी, अगर सभी लोग को साथ लेके नहीं चलते तो ये आंदोलन सफल न हो पाते। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूह को एक साथ जोड़ा। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, परस्पर विरोधी मतलब देखो मजदूर और मालिक, तो दोनों परस्पर विरोधी हित हुए ना। तो कांग्रेस ने किसान और उद्योगपति, शहर के बाशिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग और सभी जाति के, उच्च जाति या जिन्हें हम नीची जाति कहते थे, इन सबकी को जगह दी। धीरे धीरे कांग्रेस के नेतृत्व वर्ग में भी विस्तार हुआ। इसका नेतृत्व वर्ग अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक सीमित नहीं रहा। इसमें खेती किसानी के आधार पर काम करने वाले हमारे किसान वर्ग के लोग भी, गांव गिरान की ओर रुझान रखने वाले नेता भी उभरे। आज़ादी के वक्त तक कांग्रेस ने एक सतरंगी सामाजिक संगठन का रूप धारण कर लिया। जब आज़ादी के समय तक कांग्रेस जिस तरह रेनबो होती है जिसमें सभी रंग होते हैं, रेनबो में जिस तरह से सभी रंग इकट्ठे होते हैं, उस तरह से कांग्रेस भी एक तरह से सतरंगी सामाजिक गठबंधन का रूप धारण लिया, जिसमें सभी वर्ग के लोग थे, सभी जाति के लोग थे, सभी धर्म के, सभी भाषा के तथा अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। इसमें से कई समूहों ने कांग्रेस में शामिल होकर अपनी पहचान समाप्त कर ली। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक साथ नहीं किया और अपने अपने सिद्धांतों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के रूप में कांग्रेस के अंदर ही बने रहे। इस मायने में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने भीतर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल्स, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और प्रत्येक धारा के मध्य मार्गियों को समाहित किया। आप देखो कांग्रेस के अंदर सभी विचारधारा के लोग समाहित थे। सभी नेता जो
भले अलग अलग विचारधारा। कांग्रेस के अंदर क्रांतिकारी से हम बोलते हैं कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, गरम दल और नरम दल, बाद में वो एक भी हो गई। तो कांग्रेस के अंदर क्रांतिकारी भी थे और शांतिवादी जो शांति चाहते थे, और क्रांतिकारी दोनों नेता कांग्रेस के अंदर थे। कंजर्वेटिव्स जो हमारी पुरानी मान्यताओं को मानने वाले थे, या रेडिकल्स जो परिवर्तन चाहते थे। गर्मपंथी नरमपंथी जो एग्रेसिव नेचर के नेता थे, या नरमपंथी जो मॉडरेट्स थे। दक्षिणपंथी जो उद्योगपति और व्यापारियों को समर्थन देने वाली पार्टी, या वामपंथी हो जो किसानों और मजदूरों को समर्थन देने वाली पार्टी हो। और प्रत्येक धारा के मध्य मार्गियों को समाहित किया कांग्रेस एक मंच की तरह थी, जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल तक आ जुटे थे। कांग्रेस ने एक ऐसा मंच प्रदान किया जिसमें अनेक हित समूह, अनेक राजनीतिक दल आके जुटते थे, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी से पूर्व के समय में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। आज़ादी के समय तक ऐसा नहीं था कि अनेक अलग विचारधारा होने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता था या अलग होने के लिए कह दिया जाता था। अलग विचारधारा होने के बावजूद भी वो पार्टी और संगठन में ही बने रहते थे। आज़ादी से पूर्व के समय में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में ही रहने की इजाज़त थी। यद्यपि इन सभी संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान थे, इनके सांगठनिक ढांचे भी भिन्न थे। इसमें से कुछ ने, जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने बाद में कांग्रेस पार्टी से अपने को अलग कर लिया। कांग्रेस के कुछ नेता समाजवादी विचारधारा के थे और वो कांग्रेस के अंदर ही रह के काम करते थे, पर बाद में उन्होंने अपनी पार्टी को अलग किया। जब कांग्रेस ने अपने संविधान में परिवर्तन किया और ये कहा गया कि एक ही नेता दो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं रह सकते। जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाद में कांग्रेस पार्टी से अपने को अलग कर लिया और विपक्षी पार्टी बनी। किसी विशेष पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूद मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझाने में भले असफल हो गई, लेकिन उन्हें अपने साथ मिलाए रखती थी और एक आम सहमति बनाने में कामयाब हो जाती थी। किसी विशेष पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूद मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझाने में भले असफल हो, लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी और एक आम सहमति बनाने में कामयाब हो जाती थी। तो हमने देखा कांग्रेस पार्टी का दबदबा बहुत लंबे समय तक रहने की वजह यह थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एकदम भिन्न विचारधारा के लोग नेता थे और वो कांग्रेस के अंदर ही रह के काम करते थे, क्योंकि कांग्रेस में उन्हें अपने अंदर बनाए रखने का अपने अंदर बनाए रखने का उन्होंने जगह दी, स्थान दिया, जहाँ पे कांग्रेस एक ऐसा मंच थे जहाँ पर अनेक विचारधारा डिफरेंट जो आइडियोलॉजी के थे वो भी एक साथ रहते थे। भले उनके बीच में मतभेद मौजूद हो, फिर भी वो एक साथ बने रहते थे। जैसे हमने खुद देखा कि कितने डिफरेंट विचारधारा के क्रांतिकारी और शांतिवादी दो एकदम डिफरेंट विचारधारा हैं। कंजर्वेटिव और रेडिकल्स, कंजर्वेटिव वो जो पुरानी मान्यताओं को मानने वाले, रेडिकल्स वो जो बिल्कुल परिवर्तन चाहने वाले। गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। दक्षिणपंथी वामपंथी बिल्कुल ही डिफरेंट है। दक्षिणपंथी वो लोग जो व्यवसायी और उद्योगपतियों का समर्थन करते हैं, उनके हितों के लिए काम करते हैं। वामपंथी वो जो किसानों और मजदूरों के हितों के लिए काम करते हैं। बिल्कुल अलग विचारधारा होने के बावजूद भी इन अलग विचारधाराओं के नेता भी एक ही पार्टी के अंदर समाहित रहती थी। इसी वजह से एक ही अम्ब्रेला पार्टी अनेक विचारधाराओं को एक साथ लेकर ये चलने की वजह से काफ़ी लंबे समय तक इस पार्टी का ही दबदबा भारतीय राजनीति पे रहा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।